तीन सासों की एक बहू। बलविंदर की पहली बीवी को बच्चा ना होने के कारण वो दूसरी शादी करता है, लेकिन जब दूसरी शादी से भी बच्चा नहीं होता तो वो तीसरी शादी करता है। और तीसरी शादी करने के बाद भी जब उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं होता तो वो डॉक्टर को दिखाता है। और फिर बलविंदर जी, दोष आपकी बीवियों में नहीं, आप में है। आप में ही कुछ मेडिकल रीजंस की कमियां हैं जिनके कारण आप कभी भी किसी बच्चे के बाप नहीं बन सकते। अरे बाप रे, ये तो घोर समस्या हो गई। एक बच्चे का बाप बनने का मेरा सपना था और आज वही चूर चूर हो गया। तीन बीवियों में पहली बीवी इंद्राणी, दूसरी बीवी सुधा और तीसरी बीवी कलावती। मुझे एक माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है। मुझे भी, इसीलिए तो मैंने शादी की थी। अरे लेकिन अब किसे पता था कि हमारे पतिदेव में ही कमी होगी। अब हम क्या करें? हम एक बच्चे को गोद लेते हैं। तीनों एक बेटे को गोद लेते हैं जिसका नाम प्रमोद रखा जाता है। 20 साल बाद अब तीनों भी बूढ़ी हो चुकी होती हैं। बलविंदर भी बूढ़ा हो चुका था। प्रमोद एक अच्छी नौकरी करता है। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए तीनों माएं प्रमोद की शादी पाखी नाम की एक लड़की से करा देते हैं। शादी के बाद बहू पाखी की पहली रसोई की रस्म की बारी आती है। मेरी प्रिय तीन सासू माओ, आज मेरी पहली रसोई है। बताइए क्या बनाऊं? क्या पसंद है आप तीनों को? बहू तू ना कढ़ाई पनीर, सूजी का हलवा और पुदीने की चटनी बना दे। अरे नहीं नहीं, ये क्या पसंद है। अरे पाखी बहू, तू छोले भटूरे, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी बना और पंजाबी लस्सी भी बना दे। ओफो, सच में मेरी सौतन हो। खाने के मामले में तुम्हारा टेस्ट और चॉइस दोनों भी बकवास है। बहू, नॉर्मल सिंपल सात्विक भोजन बना दो और हलवा पूड़ी खीर का भोग चढ़ा दो भगवान को मंदिर में। अरे कैसे तुम दोनों अपनी मनमानी कर रही हो? मैं तुम दोनों से पहले आई थी बलविंदर जी के जीवन में, और तुम दोनों से उम्र में भी मैं बड़ी हूँ। इसका मतलब मैं पाखी बहू की बड़ी सास हुई नहीं। उम्र बस एक अंक होती है। मैंने सबसे ज्यादा देखभाल की है प्रमोद की, इसलिए मैं एक सास होने का ज्यादा हक रखती हूँ। पाखी बहू, तुझे मेरी बात माननी होगी। नहीं, तू मेरी बात मानेगी। जो मैंने कहा है वही तू करेगी। नहीं, मेरी बात मानेगी वो। नहीं मेरी। तीनों सास आपस में चिल्लाने लगती है और फिर वहां पर बलविंदर और प्रमोद आ जाते हैं। अरे ये क्या बिल्लियों की तरह लड़ रही हो तुम तीनों सास? पाखी बहू को घर में आए पूरे 24 घंटे भी नहीं बीते हैं। बाकी तुम एक काम करो, तीनों माओं की कही गई डिशेस में से हर एक की 50-50% डिशेस बना दो। लेकिन 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 बस, अब प्रमोद ने कह दिया सो कह दिया। तुम तीनों अब झगड़ना और बहस करना बंद कर दो। पाखी तीनों सासों की कही गई आधी आधी डिशेस बनाती है और इस तरह अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है, जिसके बाद उसकी तीनों सास उसे शगुन और नेक देती हैं। फिर एक दिन, अरे पाखी बहू, तुमने अपना सारा काम निपटा लिया है ना? तो जरा यहाँ आना। मेरे ना घुटनों की मांसपेशियों में बड़ा दर्द हो रहा है। जरा तेल या बाम से मालिश तो कर दे बेटा। तभी वहां पर इंद्राणी और कलावती भी आते हैं। पाखी बहू, चलो मेरे साथ बाजार। मुझे ना नई साड़ियाँ खरीदने हैं। तुम्हारी फैशन सेंस बहुत अच्छी है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अरे पर मैं यहाँ पे पहले आई, तुम्हारे साथ ही सही, लेकिन मेरी स्पीड सबसे तेज थी। पाखी बहू, मेरे कमरे की अलमारी और पर्दे साफ कर दो ना, बहुत धूल जम गई है। मुझे खांसी भी आ रही है। अरे ऐसे कैसे तुम दोनों मेरी बहू को अपने साथ ले जा सकती हो? सबसे पहले मैंने बहू को कहा है कि वो मेरे घुटनों की मालिश कर दे। अब जाओ, 1 घंटे के बाद अपनी ये फीकी शक्लें लेकर फिर से आना। सुधा मैडम, ज्यादा ना बोलो। पाखी बहू को तुम दोनों से ज्यादा नेक दिया है मैंने, इसलिए पाखी बहू तो मेरा ही काम करेगी। और वैसे भी ये सुशील सर्वगुण संपन्न बहू अपनी इस बेचारी बूढ़ी सास को खांसते हुए कैसे देख सकती है? क्यों पाखी बहू? हाँ, पर नहीं पाखी बहू, तुम इन दोनों की भावनाओं के जाल में मत फंसो
और रही बात शगुन और नेक की, तो रिश्तों को प्यार के भाव से तोला जाता है, ना कि पैसों के भाव से। मतलब ये कहीं के। ओ इंद्रानी, ज्यादा मत उछलो, पता है कौन कितना मतलबी है। उफो, अब फिर से आप तीनों मत शुरू होइए। मैं आप तीनों के काम करूंगी, लेकिन बारी बारी। सबसे पहले सुधा सासू माँ का, फिर कलावती सासू माँ और फिर इंद्रानी सासू माँ का। इसके बाद तीनों सासू में फिर से लड़ाई और कहासुनी छिड़ जाती है। फिर एक दिन जब पाखी घर का किराने का सामान लेने बाहर निकल रही होती है कि तभी, बहू, मुझे ना मेरा पुराना संदूक नहीं मिल रहा, तू आकर ढूंढ देगी क्या? अब ठीक है इंद्रानी सासू माँ। पाखी इंद्रानी के कमरे में जा ही रही होती है कि तभी उसे सुधा रोक लेती है, हाथ में खूबसूरत साड़ी लिए। पाखी बहू, ये मेरे ना साड़ी पर पिछली बार अचार गिर गया था, इसे प्लीज अच्छे से धो देना। वो कल शाम को विमला जी के बेटे की शादी में जाना है ना, एक ही बार पहनी है ये साड़ी मैंने। अभी धो देगी तो कल तक अच्छे से सूख जाएगी और कड़क इस्त्री करके मैं तेरा परफ्यूम मार कर शादी में जाऊंगी। हाँ, लेकिन सुधा सासू माँ, उतने में कलावती भी वहाँ पर एक कढ़ाई लेकर आ जाती है। पाखी बहू, ये मैंने कल रात को मेहंदी भिगोई थी लोहे की कढ़ाई में, मेरे बालों में लगा देना बिटिया, तू तो मेरी प्यारी बहू है ना? इंद्रानी वहाँ आ जाती है और तीनों सास फिर से एक दूसरे को गुस्सेल आंखों से देखती है और फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? खरीद लिया है क्या मेरी बहू को? ये मेरी बहू है। तुम मेरी पड़ोसन है क्या? ये मेरी भी बहू है और मेरा भी इस पर उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। तुमने खरीद नहीं लिया है ना, तो ये मेरी है, सिर्फ मेरी, इकलौती बहू मेरी पाखी, मेरा ही काम करेगी। क्यों पाखी? नहीं नहीं, ये मेरा काम करेगी। पहले मैंने आवाज लगाई थी। तुम दोनों तो ऐसी बहू पाने के लायक भी नहीं हो। हट जाओ तुम दोनों और खुले मैदान में जाकर एक दूसरे से लड़ो और नोचो एक दूसरे को। लेकिन पाखी बहू तो सिर्फ मेरी ही सुनेगी और मेरे ही आदेशों का पालन भी करेगी। तीनों सासों के बढ़ते झगड़े को देख पाखी अपना आपा खो देती है और जोर से चिल्ला पड़ती है, बस बहुत हुई आप तीनों की तू मैं। अरे रोज ना ड्रामा लगाती रहती हो, 50 साल की बूढ़ी औरतें हो गई हो, फिर भी बच्चों की तरह लड़ती रहती हो। अब बस बहुत हुआ। अब तो मैं आप तीनों में से किसी की भी बात नहीं सुनूंगी और मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। अब मुझ में और सहन शक्ति नहीं बची, मैं चली। अब लड़ो झगड़ो, एक दूसरे को मारो पीटो नोचो, जो करना है करो। पाखी अपना सूटकेस लेकर घर से बाहर निकलने लगती है। तभी तीनों सास बेहद घबरा जाती हैं और भावुक होकर पाखी से विनती करने लगती है, पाखी बहू हमें छोड़कर मत जाओ ऐसे। अरे हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। इतने कम समय में ही तुम हम सबकी जीने की वजह बन चुकी हो। माफ कर दो हमें बेटा। हाँ पाखी बहू, हम आइंदा से कभी नहीं लड़ेंगे और हंसी खुशी मिलकर बात करते रहेंगे, वादा करते हैं। हाँ बहू, लेकिन तू मत जा प्लीज, ये घर तेरे बिना सुना सुना हो जाएगा। हम तीनों सासों की एक ही तो बहू है, लेकिन हम अपनी एक बहू को बेटी की तरह प्यार देंगे, उसके साथ सहेलियों की तरह रहेंगे। लड़ाई झगड़ा सब कुछ छोड़ देंगे बेटा, लेकिन तू छोड़ के मत जा। अपनी तीनों सासों को भावुक देखकर पाखी की भी आंखें भर आती है और वो उन तीनों को माफ कर देती है और उनके गले लग जाती है। इसके बाद तीनों सास अपनी एक बहू संग खुशी से मिलजुल कर रहती हैं और आपस में जरा भी लड़ाई झगड़े नहीं करती। तलवारबाज बहू। बचपन का शौक समझ निक्की के घर वाले उसका एडमिशन फेंसिंग कोचिंग में करा तो देते हैं, पर कुछ सालों बाद वही शौक जब उसका जुनून और सपना बन जाता है तो सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। और लड़की के हाथ में तलवार दो ना, अब मैडम तलवारबाज बनना चाहती है। बच्ची का शौक समझ दाखिला करवा दिया, क्या पता था ये सब देखना पड़ेगा। अरे बहुत हो गई तलवारबाजी, आज से तू सिर्फ रसोई और बेलन देखेगी। पर मम्मी पापा, फेंसिंग भी फुटबॉल और क्रिकेट की तरह एक स्पोर्ट है। थोड़ी और प्रैक्टिस के बाद मुझे स्टेट, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल खेलने का मौका भी मिल सकता है।
निक्की की बात से भड़के हुए घर वाले आगे कुछ सुने या समझे बिना उसके घर में रहने का ऐलान कर देते हैं, जिसके कुछ हफ्तों बाद निक्की की आयुष के साथ शादी हो जाती है। ससुराल पहुंचने के कुछ दिनों बाद बहुत हिम्मत के साथ निक्की फिर वही फरियाद लिए इस बार अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, क्या मैं कोचिंग दोबारा शुरू कर सकती हूँ? कैसे कोचिंग? तेरे मम्मी पापा ने तो हमें किसी कोचिंग या पढ़ाई के बारे में नहीं बताया। वो पढ़ाई नहीं, फेंसिंग की कोचिंग है। और देख, अपने अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द ना मुझसे ना बोला कर, सीधे सीधे बता कि ये फेंसिंग है क्या। मम्मी पापा के साथ अपने एक्सपीरियंस के बाद निक्की कोई रिस्क ना लेते हुए सास से झूठ बोल मंजूरी ले लेती है और इसी के साथ निक्की के सपनों की दुनिया शुरू हो जाती है, जिसमें अब वो सुबह उठ जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फेंसिंग प्रैक्टिस में बिताने लगती है। इसी तरह महीने बीत जाते हैं। वाओ, आई कांट बिलीव, जो सपना एक बार नामुमकिन लग रहा था, आज मैं उससे सिर्फ 2 हफ्ते दूर हूँ। निक्की, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बस अपने फॉर्म को खराब मत होने देना और नेशनल्स का मेडल तुम्हारे गले में आना पक्का है। इस बात को सुनकर निक्की नेशनल गेम की खुशी में झूमती हुई जैसे ही उस शाम घर पहुंचती है तो आयुष को पैर में प्लास्टर के साथ सोफे पर बैठा देख परेशान हो जाती है। ये क्या, कैसे हुआ? किसी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? ऑफिस से आते हुए रास्ते में किसी ने टक्कर मार दी, इसलिए बहू कल से इसके ठीक होने तक तो कोचिंग से छुट्टी ले ले, डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट बोला है। पति की हालत और सास की बात से हैरान परेशान निक्की आगे कुछ बोले बिना अपने कमरे में चली जाती है। अब मैं क्या करूंगी? दोनों तरफ मेरी जिम्मेदारी है, अगर एक भी पूरी नहीं की तो लाइफ में दोबारा सुकून की सांस नहीं ले पाऊंगी। सच बता दूं क्या? नहीं, अगर इन्होंने भी घर में कैद कर लिया तो बचा कुचा मौका भी खो दूंगी। भगवान, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। मन ही मन ये सब सोचते हुए निक्की घर के काम और पति की सेवा में लग जाती है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। बहुत सोचने के बाद भी जब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता तो निक्की सबको फेंसिंग की सच्चाई बताने का फैसला करती है और सास और पति के पास आती है। मम्मी, आयुष, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। तुम्हें भी मम्मी की तरह गैस हो गई है क्या? तू भी बूढ़ी औरत की मजाक उड़ा ले। एक दिन जब तेरे बच्चे तेरा मजाक उड़ाएंगे ना तो मैं भी उनके साथ बैठकर हंसूंगी। घर का ये हंसता खेलता माहौल देखकर निक्की आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी गोलियां चलने की आवाज सुनकर सब डर जाते हैं और कुछ आतंकवादी घर में घुसकर सबको बाहर निकाल देते हैं, जहां उनके एरिया के बाकी सब लोग भी इकट्ठा होते हैं। कोई किसी भी तरह के होशियारी नहीं करेगा, हमें बस कुछ समय के लिए चुप रहने की जगह चाहिए, इसलिए अगर तमीज में रहोगे तो जिंदा बच जाओगे, और अगर मरने का ज्यादा मन हो तो अपना सीआईडी वाला दिमाग चला सकते हो। डर की वजह से कोई इसके आगे कुछ नहीं बोलता। कुछ घंटे इसी तरह आतंकवादियों की कैद में बैठे रहने के बाद निक्की की सास गुस्से में चिल्लाने लगती है। अरे तुम कल मुंहों को आम लोगों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? मैं कहती हूँ, अरे एक एक को मेरी बद्दुआ लगेगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये आप क्या कर रही हो मम्मी? सॉरी, वो परेशान हो गई इसलिए कुछ भी बोल दिया। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, आप कुछ नहीं बोलेंगी। अरे तू डरपोक की तरह इनसे माफी मांग रहा है, कुछ तो अपने पापा के गुण ले लेता। अगर आज वो यहाँ होते तो इतनी देर में सबका गला काट चुके होते। क्या मतलब? नहीं मम्मी, प्लीज दोबारा वही सब शुरू मत करना। आखिर कोई मुझे भी बताएगा कि बात क्या है। तेरे ससुर जी अपने समय के सबसे बेहतरीन और उम्दा तलवारबाज थे। कोई कितनी भी बड़ी बंदूक या कितने भी ज्यादा हथियारों के साथ उनके सामने क्यों ना आ जाए, सबको एक एक करके चित कर देते थे। वाह, ससुर जी और क्या क्या करते थे? निक्की का इंटरेस्ट देख सास उसे ससुर जी और उनकी तलवारबाजी की कहानियां सुनाने लगती है, जिन्हें बहुत देर तक सुनने के बाद अपने आप को रोक ना पाते हुए निक्की आखिर उनसे तलवार के बारे में पूछ ही लेती है। मम्मी जी, क्या पापा जी की वो तलवार आज भी आपके पास है? अरे इन्होंने अपने बेटे से ज्यादा उस तलवार से प्यार किया है तो फेंक कैसे देती, संदूक में संभाल कर रखी है। आयुष की बात सुन निक्की की आंखें चमक उठती हैं और वो सब कुछ भूल तलवार निकालने की बात कर बैठती है,
जिसे सुन बाकी दोनों की आंखें फट जाती हैं। क्या बोला? जरा फिर से बोल। क्या कहानियां सुनकर तुम भी अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी? यही समझ लो कि तुमने झांसी की रानी के साथ ही शादी की है। ओ मोहतरमा, जरा सपनों की दुनिया से बाहर निकल आओ और शांति से बैठ जाओ। आई बड़ी झांसी की रानी बनेगी। माहौल की गंभीरता और सास आयुष का रिएक्शन देख निक्की के पास उन्हें सच्चाई बताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे और देर किए उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है, जिसे सुन दोनों भौंचक्के रह जाते हैं। और इसी के साथ अगले हफ्ते मुझे नेशनल्स खेलने का भी मौका मिला है। भरोसा कीजिए, मैं कर सकती हूँ। निक्की की बातों से अभी तक सदमे में बैठे आयुष और सास उनकी तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हैं और दवाइयाँ लाने के बहाने घर के अंदर जाने की बात करते हैं, जिस पर एक आतंकवादी भी उनके साथ घर के अंदर जाता है। निक्की दवाइयाँ लेने के बाद बाथरूम का बहाना बनाकर सास के कमरे में पहुंच जाती है। अब क्या बाथरूम भी साथ चलोगे? यही कमरे में रुको। 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो अंदर आकर सारी गालियां सिर में उतार दूंगा। निक्की बाथरूम के अंदर चली जाती है। अब क्या करूं? तलवार कैसे निकालूं? मुझे किसी भी तरह इससे छुटकारा पाना होगा। सोच निक्की, जल्दी कुछ सोच। कुछ देर परेशान बाथरूम में इधर से उधर घूमने के बाद निक्की की नजर फर्स्ट एड बॉक्स पर पड़ती है और वो तुरंत उसमें से कैंची निकालकर उसे छुपाते हुए चुपचाप बाहर निकल आती है। हो गया तुम्हारा सारा नाटक खत्म। अब चुपचाप ये दवाइयाँ उठाकर बाहर चलो। ऐसा बोलकर जैसे ही आतंकवादी मुड़ता है, निक्की तुरंत उसकी गर्दन पर कैंची से वार कर देती है और उसकी बंदूक हाथ में लिए संदूक से तलवार निकालने लगती है, जिसकी कुछ देर बाद वो घर के पीछे वाली खिड़की से बाहर निकलकर छुपकर एक एक करके सब आतंकवादियों पर वार करके उन्हें घायल कर देती है। अब सारे पब्लिक की कैद में आ जाते हैं। ये सब देखकर आयुष और सास के साथ सारे लोग दंग रह जाते हैं। सास का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मेरी बहू सिर्फ नेशनल्स नहीं, इंटरनेशनल भी खेलेगी। हाँ। ड्राइवर बहू राशि की शादी एक कैब ड्राइवर से होती है। उसके 2 बच्चे और सास बड़े ही प्यार से जिंदगी चल रही होती है कि एक दिन, राशि, मैं काम पर जा रहा हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना, शाम को लेते हुए आऊंगा। हाँ हाँ जा, और कभी माँ से भी पूछ लिया कर कि कोई जरूरत है कि नहीं। अरे माँ, तेरी भी जरूरत का तो वो ख्याल रखती है ना। पति काम पर चला जाता है। तभी राशि की ननद आ जाती है। अरे वाह नीतू, तू कब आई? और नंदोई जी कहाँ हैं? भाभी वो तो नहीं आए, लेकिन मैं आ गई कुछ दिनों के लिए। जरा मायके का सुख भी तो ले लूं। अरे हाँ हाँ बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। भाभी आप सबका कितना ख्याल रखती हैं। सबको आपके जैसे ही भाभी मिले। राशि मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। वो किचन से पति को फोन करती है। पति जो उस वक्त कैब चला रहा होता है फोन उठाता है। क्या बात है राशि? अगर कुछ जरूरी नहीं तो बाद में बात करें, मैं कैब चला रहा हूँ। अरे वो नीतू आई है तो शाम को आते वक्त कल्लू हलवाई के समोसे ले आना। शादी से पहले उसे बड़े पसंद थे ना। ओ ठीक है ठीक है। वो राशि से बात कर ही रहा होता है कि सामने एक खंभे से उसकी कार टकरा जाती है। वो बेहोश हो जाता है। ओहो, पता नहीं क्यों बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया। थोड़ी ही देर में कुछ लोग राशि के पति को लेकर घर आते हैं। उसका एक्सीडेंट हुआ होता है और पैर पर चोट लगी होती है। मैडम, इनका एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर ने 6 महीने बेड रेस्ट को बोला है। राशि रोने लगती है। सभी घर वाले पति के सामने आ जाते हैं। अरे गलती मेरी थी, मुझे ड्राइव करते वक्त फोन नहीं लेना चाहिए था। नहीं जी, मैंने ही तो आपको फोन किया था, गलती मेरी थी। जो होना होता है वो तो होता ही है भाभी। अब पछताने से क्या होगा। अरे लेकिन अब घर कैसे चलेगा? मैं अकेला कमाने वाला था, किसी तरह तो घर चला रहा था। रोज की कमाई रुक जाएगी तो बच्चे कैसे पलेंगे? मैं कुछ मदद कर दूंगी भैया, इनसे भी बात कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू बेटी है इस घर की, तुझसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगेगा हमें। तो क्या करेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे ना। तू औरत होकर कर क्या सकती है।
और मेरी भी उम्र हो चुकी है। वैसे आप लोगों को एक बात बोलूं, अगर बुरी ना लगे तो? हाँ हाँ बोलो ना। भाभी, आप तो इतनी अच्छी ड्राइव कर लेती हो, कैब क्यों नहीं चलाती? भैया की कैब को कुछ दिनों तक आप ही चला लो। अरे नहीं नहीं, इससे अच्छा तो हम लोग भूखे ही मर जाए। नीतू को माँ की बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ तुम चुप रहो, करना तो कुछ है नहीं, बस बैठ कर दुनियादारी देखो। समाज नहीं आएगा तुम्हारे बच्चों को खाना खिलाने। राशि को थोड़ी हिचक होती है, लेकिन नीतू की बातों से उसे हौसला मिलता है। अगले दिन सारी फॉर्मेलिटी के बाद राशि तैयार हो जाती है कैब चलाने के लिए। पति भी राशि को कैब ड्राइवर के कपड़ों में देखकर खुश होता है। राशि घर से बाहर निकलती है कि पड़ोसन बोल पड़ती है। अरे देखो देखो, कैसे पैंट शर्ट कस के निकली है कैब चलाने। हाँ भाई, कोई औरत को कैब चलाते देखा है कभी? लोगों की बातों की परवाह ना करते राशि कैब लेकर निकल जाती है और शाम को घर वापस आती है। माँ जी, आज की कमाई। अरे बहू, ये पैसे नहीं आते तो घर की तरकारी भाजी कैसे होती, और बच्चों की फीस भी। माँ जी सच कहूँ, लोग भी बहुत अच्छे मिलते हैं। देखते हैं कि जब लेडीज है तो सपोर्ट करते हैं। आज तो एक मीडिया वाले ने मेरा इंटरव्यू भी ले लिया। मैंने तो कह दिया, जब औरतें रॉकेट चलाकर चांद पर जा सकती है तो मैं कैब क्यों नहीं चला सकती। जीती रहे बहू, भगवान हर घर में तेरे जैसी बहू दे, जो घर की जिम्मेदारियों के साथ बाहर का बीड़ा भी उठाने योग्य हो।